प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नातेदारी अर्थात किनशिप का अर्थ, विशेषताएं और किनशिप के विषय में कुछ संदर्भों को और उसकी श्रेणियों को समझने की कोशिश करेंगे। नातेदारी को, उसकी अवधारणा को समझने के लिए हमें परिभाषाओं को जानना आवश्यक है जो विद्वानों ने नातेदारी के संदर्भ में दी है। सर्वप्रथम हम एक परिभाषा लेते हैं जो चार्ल्स विनिक ने बताई है। आपके शब्दों में, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वह संबंध आ सकते हैं जो कि माने हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित हो। विनिक कहना चाहते हैं कि ऐसे संबंध जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जो रक्त संबंधों पर आधारित हो, उसे हम नातेदारी के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी प्रकार लेवी स्ट्रॉस नातेदारी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था वंश अथवा रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती, जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है। वास्तविक स्थिति का स्वतः विकास नहीं है। यानी लेवी स्ट्रॉस कुछ अलग तरीके से नातेदारी को परिभाषित करते हैं। वह कहते हैं कि यह वंश अथवा रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती है, बल्कि ये व्यक्ति को मिलती है। ये मानव चेतना में विद्यमान रहती है। ये विचारों की निरंकुश प्रणाली है। कुल मिला के वो इसमें जो चेतना है नातेदारी के प्रति, उस पर इसमें अधिक जोर देते हैं। तो कुल मिला के हम अगर नातेदारी को अपने शब्दों में स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे संबंध जो रक्त और विवाह पर आधारित है तथा जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, ऐसे संबंधों को नातेदारी के अंतर्गत माना जाता है। यानी रक्त और विवाह पर आधारित वह संबंध जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो, उनको हम नातेदारी के अंतर्गत रख सकते हैं। अब संक्षेप में नातेदारी की विशेषताओं को जानना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, जिसे हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था है। यानी ऐसी व्यवस्था जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो। दूसरा, यह अमूर्त होती है और मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यानी नातेदारी मूर्त व्यवस्था नहीं है, नातेदारी अमूर्त है। नातेदारी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, बल्कि ये मानव चेतना में ही विद्यमान रहती है। मनुष्य की चेतना में, समाज की चेतना में ही हमें नातेदारी के दर्शन होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रजनन तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित और वर्णित की जाती है। यानी नातेदारी क्या होता है? प्रजनन, यानी जन्म और वंशावलियों के द्वारा निर्धारित और वर्णित होती है। नातेदारियों में हम संबंध वंश के द्वारा जोड़ते हैं कि फला व्यक्ति किस वंश का है, और ये वंश हमें उस नातेदार में, उन परिवार में जन्म लेने के कारण ही हमें प्राप्त होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था है। नातेदारी के लिए क्या कहते हैं विद्वान कि यह परिस्थिति यानी स्टेटस और भूमिका और रोल की जटिल व्यवस्था है। नातेदारी से जुड़ने के कारण हमें बहुत सी परिस्थितियाँ प्राप्त होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना रोल भी निभाना पड़ता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें संबंधों के आधार जो मानव द्वारा प्राप्त होते हैं वह है रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और गोद के संबंध। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, रक्त और विवाह के संबंध तो हम जानते ही हैं
गोद के संबंध यानी जो काल्पनिक नातेदारी होती है, हम किसी को अपना रिश्तेदार या नातेदार मान लेते हैं, गोद उसको ले लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी हमारी नातेदारी की में काउंट होता है, नातेदार हमारा उसको माना जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ अब हम नातेदारी की श्रेणियों को समझने की कोशिश करेंगे, कैटेगरीज ऑफ किनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि जो नातेदारी की श्रेणियों को अब हम समझ रहे हैं, कैटेगरी को समझ रहे हैं, वो मुरडॉक नामक मानवशास्त्री ने हमें बताई है। मुरडॉक नामक मानवशास्त्री। यहाँ श्रेणियों का मतलब ये है कि सभी तरह के नातेदारियाँ एक ही समान नहीं होती। कुछ हमारे निकट होती है और कुछ को हम कम निकट मानते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा दूर होती है। तो ये जो निकटता और दूरी के आधार पे नातेदारी की 4 तरह की श्रेणियाँ मुरडॉक ने जो बताई है, उनको हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले होता है प्राथमिक संबंधी या प्राइमरी रिलेटिव्स। ऐसे संबंधी जिनसे हमारा रिश्ता स्पष्ट करने के लिए किसी और संबंधी के बीच में आवश्यकता यदि नहीं हो, तो ऐसे संबंधियों को हम प्राथमिक संबंधियों की श्रेणी में गिनते हैं। ये हमारे प्राथमिक संबंधी होते हैं। इस आधार पर आप ये ध्यान रखें कि 8 तरह के नातेदार हो सकते हैं जो मुरडॉक ने हमें बताए हैं। इसमें विवाह संबंधी 2 है, पति और पत्नी। 6 इसमें रक्त संबंधी हैं, जैसे पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई और बहन। आप समझ गए होंगे प्राथमिक संबंधी का मतलब ऐसे संबंधी जिनसे हमारा रिश्ता स्पष्ट करने के लिए बीच में किसी और संबंधी की आवश्यकता नहीं हो, जिनसे हम डायरेक्ट कनेक्टेड हो, वो हमारे प्राथमिक संबंधी होते हैं। और इनकी संख्या मुरडॉक के अनुसार 8 होती है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आते हैं द्वितीयक संबंधी अथवा सेकेंडरी रिलेटिव्स। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे संबंधी होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता स्पष्ट करने के लिए बीच में एक नातेदार होता है, जैसे हमारे दादा दादी। अब हम हमारे दादा और दादी से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम हमारे पिता से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दादा से हमारा रिश्ता स्पष्ट करने के लिए वो हमारे पिता के पिता है या पिता की माता हमारी दादी है, तो इसलिए उनसे हमारा रिश्ता है, इसलिए हम उनको द्वितीयक संबंधी या द्वितीयक नातेदार हम उनको कहते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे कुछ और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे नाना और नानी, ये भी हमारे द्वितीयक संबंधी है, जैसे चाचा। और इसी प्रकार हम देवर को ले सकते हैं। तो ऐसे संबंधी जिनसे रिश्ता स्पष्ट करने के लिए किसी एक नातेदार के बीच में आवश्यकता है, वो द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। मुरडॉक के अनुसार ऐसे संबंधियों की संख्या 33 होती है, जैसे देवर, जेठ, साली, साला, सास, ससुर, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगली जो हमारे श्रेणी है वह है तृतीयक संबंधी अथवा टेरिटरी रिलेटिव्स। जो ये टेरिटरी रिलेटिव्स जिनको हम कहते हैं, वह या तृतीयक संबंधी जो हमारे होते हैं, वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमारा नाता स्पष्ट करने के लिए बीच में 2 नातेदार या 2 रिश्तेदार अलग से होते हैं। यानी वह उनसे हमारा रिश्ता स्पष्ट करने के लिए बीच में 2 व्यक्ति यदि है, तो ऐसे संबंधियों को हम तृतीयक नातेदार की श्रेणी में रखते हैं। जिसे हमारे परनाना यानी माता की माता का पिता। इसी प्रकार तृतीयक संबंधी के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे चाची यानी पिता के भाई की पत्नी। इसी तरह हमारे और भी जो नातेदार इस श्रेणी में आते हैं, जैसे साली का पति, साले की पत्नी, ससुर का पिता,
नानी का पिता, ये सारे के सारे इस श्रेणी में आते हैं। मुर्डाक ने ऐसे संबंधियों की संख्या 151 बताई है। इसके बाद जो चौथे नंबर की नातेदारी की श्रेणी है उनके हम कहते हैं दूर के संबंधी, यानी ऐसे संबंधी जिनसे जो तृतीयक संबंधियों के बाद भी आते हैं तो उनको हम दूर के संबंधी कहते हैं। ऐसे संबंधी यानी जिनसे हमारा नाता स्पष्ट करने के लिए 2 से अधिक संबंधियों की आवश्यकता होती है। जैसे 3 भी हो सकते, 3 नातेदार बीच में हो, 4 नातेदार बीच में हो, तो इन सब को हम एक ही शब्द में यदि कहें मुर्डाक के अनुसार तो हम उनको दूर के संबंधी कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने नातेदारी का अर्थ, विशेषताएं और नातेदारी की श्रेणियों को समझने का प्रयास किया है। किसी भी तरह के आपका प्रश्न यदि हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को अपने शब्दों में किताब से एक बार पुस्तक से पढ़ते हुए, दोबारा समझते हुए, वीडियो को दोबारा सुनते हुए एक बार अपने शब्दों में लिखें। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चर्चा कर सकते हैं। आप अपने सवाल को रख सकते हैं। धन्यवाद।